फोर्स का अपराधियों के खिलाफ पीतल ट्रीटमेंट वाला शो लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बताएंगे कि कैसे अपराधियों को लंगड़ासुर बनाने के लिए यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और मैसेज बिल्कुल क्लियर दे रही है कि अपराध के रास्ते पर चलने वालों का हश्र एक जैसा होने वाला है, क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश है जो अपराधियों को स्वीकार नहीं करता। कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। अगर अपराध किया तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी और कीमत मेरठ के कुख्यात शहजाद को भी चुकानी पड़ी, जिसे लंगड़ासुर बना दिया गया। बहराइच में लूट के आरोपियों से हुई मुठभेड़ में एक लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। आरोपी से लूटी बाइक और हथियार जब्त किए गए हैं। मिर्जापुर में गौ तस्करों को पीतल वाला ट्रीटमेंट दिया गया है। तस्कर गोवंश लेकर जा रहे थे। सूचना पर पुलिस से मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी फरार हो गया। फिरोजाबाद के साथ मथुरा में हुई मुठभेड़ में पुलिस को कामयाबी मिली है। योगी फोर्स ने फिरोजाबाद में चोर को गिरफ्तार किया है तो मथुरा में बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया गया है और बता दिया है कि ये कार्रवाई नॉन स्टॉप जारी रहेगी। तो उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर को एक महिला डॉक्टर ने विवादास्पद ऑडियो वाला पोस्ट कर दिया था। अब इसी के बाद उस पर केस दर्ज हो चुका है और उसी को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में CM योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। योगी की जालिम सरकार ने उस बच्ची पर केस बुक कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी इन शब्दों का इस्तेमाल CM योगी आदित्यनाथ के लिए कर रहे हैं, जो मेरठ में शिबा नाम की एक डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर विवादित ऑडियो लगाकर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद मेरठ में उस पर केस दर्ज किया गया था और उसी के बाद भाईजान आग बबूला है। तो जो लोग आज हमको तकलीफ दे रहे हैं, उनको, उन जालिमों को कह रहे हैं कि हमारे आका ने हमसे कह दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। शायद ओवैसी साहब ने शिबा का बयान नहीं सुना, जिसमें उसने खुद कहा था कि अपना क्लिनिक ज्यादा चलाने के लिए उसने ये वीडियो पोस्ट किया था। लेकिन भाईजान को शायद अपनी मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा होने की आदत है। और मध्य प्रदेश के रायसेन में आखिरकार एक मंदिर को कब्जा मुक्त करा लिया गया, लेकिन इसे प्रशासन ने नहीं बल्कि खुद हिंदुओं ने अतिक्रमण मुक्त कराया है और मंदिर पर कब्जा करने वाले बाबर जैसे लोगों को भी चेतावनी दे दी है कि अब वो मैदान में है और हर मंदिर की रक्षा करने वाले हैं। हिंदुओं का ये गुस्सा प्रशासन के खिलाफ था, जो मंदिर से कब्जा नहीं हटवा पाया, जिस पर कबाड़ कारोबारी शानू मियां ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन के ना सुनने पर हिंदुओं ने फावड़ा और हथौड़ा उठा लिया। ये फावड़ा लिए नजर आ रही है, ये नारी शक्ति ने मोर्चा खोल दिया। ये फावड़ा लिए फावड़े से क्या करेंगे? नारेबाजी करते हुए पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी मंदिर के पास खड़े ढांचे को ढा दिया। चेतावनी दी कि अब वो किसी मंदिर पर कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे फांसी पर लटकना पड़े। हो जाने दो, फांसी भी हो जाए। जो यहाँ का अतिक्रमण दस्ता है, उन्होंने मुसलमानों की नाम की चूड़ियां पहन रखी हैं। हिंदू समाज सक्षम है हटाने के लिए। कब्जा हट चुका है, मंदिर अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। जो नाराज लोग हैं, उन्होंने इस कबाड़ को साफ करके वहाँ समेट दिया, सानू मियां के अतिक्रमण को, और मंदिर को मुक्त करा दिया। और वोट चोरी के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जमकर हुंकार भरी और मोदी सरकार पर सीधे सीधे हमला बोल दिया और निशाने पर थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी साथ में। राहुल और प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। इस दौरान वहां एक अनोखा नजारा दिखा, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता कैदी वाली ड्रेस में हाथों में हथकड़ी लगाकर आए थे और निशाने पर चुनाव आयोग को लिया। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस अब खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। वहीं प्रियंका गांधी ने चुनौती दी कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बीजेपी एक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। मैं चुनौती देती हूँ, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। वहीं रामलीला मैदान में राहुल गांधी के इस मेगा शो पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार कर दिया है और कांग्रेस पर 70 सालों से वोट चोरी का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। खुद चोरी करते रहा 70 साल तक कांग्रेस ने, वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। यह दिखाता है कि राहुल गांधी जी
बार बार झूठ बोल करके उन्हें लगता है कि वो शायद सच बन जाएगा, बार बार कहने से, कि देश में 3 प्रमुख वोट चोरी का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि चाहे वो पंडित नेहरू जिनके खिलाफ वोट हुई थी, जिनको वोट नहीं मिला था, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता देते हैं, नितिन नवीन जो कि बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनका पहला बयान अब सामने आ चुका है और वो कहते हैं कि ये कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। पार्टी मेहनत पर ध्यान देती है। नितिन नवीन ने ये कहा है, मैं मिलकर काम करता रहूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। देखिए बड़ी खबर है, नितिन नवीन जो कि बनाए गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, क्या कुछ और कहा है, सुनिए। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी। और अब बात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस की करते हैं। पंकज चौधरी को यूपी में बीजेपी के संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बैठाने का काम दे दिया गया है। वहीं से अखिलेश के पीडीए के काट के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसे भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। पंकज चौधरी जी, क्योंकि यूपी में कुर्मी ओबीसी का 8% हिस्सा रहा है, अखिलेश पीडीए वाले फॉर्मूला के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को एक करने में जुटे हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी ने एक कुर्मी समुदाय के नेता को पार्टी की कमान देकर मास्टर स्ट्रोक चला दिया है और अब एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। 2027 चुनाव से पहले कुर्मी समाज को पूरी तरीके से पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश, दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग को ये भरोसा दिलाना कि उनका भला सिर्फ योगी सरकार में ही होगा। देखिए, जिम्मेदारी आएगी तो निश्चित तौर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो मिलती है उसको लोग निभाने का पूरा ठीक ढंग से निभाने का प्रयास करते हैं। वहीं एसआईआर और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी पार्टी बेहद मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। पंकज चौधरी को कमान देने से पूर्वांचल और मध्य यूपी में ओबीसी एकजुटता को मजबूती मिलेगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर यूपी में बीजेपी के नए चौधरी को किन किन चुनौतियों का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि संगठन और योगी सरकार के बीच तालमेल बनाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इधर गोरखपुर से आने वाले पंकज चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ संतुलन बनाना होगा, क्योंकि सीएम और अध्यक्ष अब दोनों ही पूर्वांचल से होंगे। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में विरोधियों को रोकना और फिर 2027 यानी कि सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इधर राज्य स्तर पर पंकज चौधरी की जो संगठनात्मक भूमिका है वो यहाँ पर सीमित रही है। कुर्मी वोटर्स को एक करना, क्योंकि कुर्मी वोट कभी भी एक तरफा किसी पार्टी के साथ नहीं जाते, ये बड़ी चुनौती इसीलिए माना जा रहा है। और आपको ये बता दें दर्शकों कि 2024 में कुर्मियों के एक बड़े तबके ने सपा कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, इसीलिए इन चुनौतियों से वो कैसे निपटते हैं ये भी जरूर देखना होगा। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो 24/7 चुनावी मोड में रहती है। इधर उत्तर प्रदेश में मिशन 27 के लिए पार्टी अभी से कमर कस चुकी है। आज नए कप्तान को कमान दे दी गई है। उधर गुजरात में भी संगठन पर फोकस किया जा रहा है। यूपी में नया कप्तान, गुजरात में फोकस, केरल में कमाल। इन 3 तस्वीरों में बीजेपी के जीत का मंत्र छिपा हुआ है। लखनऊ से तिरुवनंतपुरम तक बीजेपी ने बता दिया है कि विपक्ष को किस स्तर की टक्कर मिलने वाली है। यूपी में नया अध्यक्ष चुनने के साथ ही बीजेपी का 27 का चुनावी समर जीतने का रोड मैप भी सामने आ गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। उधर गुजरात में भी पार्टी आलाकमान का पूरा फोकस है। प्रदेश संगठन की मजबूती के लिए आज पीएम आवास में 2.5 घंटे तक मंथन चला। बीजेपी का ये ग्राउंड वर्क केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में संजीवनी लेकर आया। एनडीए ने विजयी पताका फहराकर निगम पर लगातार 45 सालों के वामपंथी शासन का अंत कर दिया है। और आइए बात इंडिया में मेसी के मेगा शो की करते हैं। कोलकाता की अफरा तफरी के बाद हैदराबाद में लायनल मेसी का गॉड टूर लाइमलाइट में रहा। हैदराबाद टूर में मेसी सीएम रेवंत रेड्डी के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। इस मौके पर मेसी ने राहुल गांधी को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया। मेसी की तरफ से राहुल गांधी को दिया गया ये स्पेशल गिफ्ट 10 नंबर की जर्सी थी, जिसे पहनकर मेसी फुटबॉल के मैदान में करिश्मा दिखाते थे। अपने 10 नंबर की इस खास जर्सी को मेसी ने हैदराबाद टूर के दौरान राहुल गांधी को गिफ्ट किया। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट से मिली स्पेशल जर्सी को लेते हुए राहुल गांधी ने मुस्कुराकर मेसी को धन्यवाद किया।
इस दौरान राहुल और मेसी एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए। हैदराबाद में राहुल और मेसी की स्पेशल मुलाकात का वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी शेयर किया है, जिसमें मेसी के साथ साथ उनके साथी फुटबॉलर भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए कैसे मेसी का जादू वहां पर चलता हुआ नजर आया। अब इसी से जुड़ी हुई एक और जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको दिखा देते हैं दर्शकों। मेसी और तेंदुलकर का वीडियो सामने आ गया है। वानखेड़े स्टेडियम में मेसी संग सचिन तेंदुलकर यहां पर नजर आए हैं। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई है वो भी आपको दिखाएंगे। मेसी और तेंदुलकर का ये वीडियो आ गया है। आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे सचिन तेंदुलकर और उनके साथ मेसी। ये देखिए दोनों ही अपने अपने अगर जगत की बात की जाए तो दिग्गज है। दोनों की जो फैन फॉलोइंग है वो देश तक सिर्फ सीमित नहीं है, अलग अलग देशों तक है। पूरी दुनिया में इन दोनों के फैंस हैं और जब एक साथ नजर आए तो फिर क्या था। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ जो पीछे आपको शोर सुनाई दे रहा है, ये शोर बताता है कि वहां पर जो फैंस थे जो एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे वो कैसे दीवानगी में इस तस्वीर को देखने के बाद नजर आए। तो माया नगरी मुंबई में आज मेसी का जादू चल रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में मेसी की एक झलक पाने के लिए हजारों फैंस वहां जमा हुए हैं और हर ओर अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो मेसी मेसी का ही शोर है। कोलकाता और हैदराबाद में मेगा शो के बाद आज मुंबई में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गॉड मेसी का मैजिक चल रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेसी को देखते ही फैंस का जोश हाई हो गया। पूरा स्टेडियम मेसी मेसी के नारों से गूंज उठा। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर मेसी के फैंस ने अपनी दीवानगी का इजहार किया। मेसी से मुलाकात के लिए कई सेलिब्रिटीज भी वानखेड़े में पहुंचे। इससे पहले आज जब मेसी मुंबई पहुंचे तो बैंड्रावली सीलिंग में खूबसूरत लाइटों से मेसी का स्वागत किया गया। फुटबॉल के इस जादूगर के लिए दीवानगी दिखाते हुए शानदार ग्राफिटी बनाई गई। वहीं रेलवे स्टेशन में मेसी के फैंस की भीड़ देखी गई। इसके साथ ही वानखेड़े स्टेडियम में फैंस की सुनामी आई हुई थी। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस शहर शहर जाकर जो संदिग्ध लोग हैं उनकी इस वक्त पहचान कर रही है और जिन्हें कागज दिखाने में परेशानी थी अब उन्हें कागज तो दिखाने ही होंगे, नहीं तो डिटेंशन सेंटर अब तैयार है। बदायूं के बड़े सरकार इलाके में योगी फोर्स ने घुसपैठियों का खेल खत्म करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। लोगों से उनके कागज दिखाने को कहा। लोग खड़े कागज दिखा और नाम है ये क्या है। कोई भी घुसपैठी योगी सरकार से बच नहीं सकते क्योंकि अब सिर्फ कागज से बात नहीं बनेगी बल्कि 3 पीढ़ियों का ब्यौरा देना होगा। नाम बताइए। और उसके पहले सभी लोग पूरा परिवार योगी फोर्स जब इस इलाके में घूम घूम कर एक के बाद एक दस्तावेज चेक कर रही थी तो कुछ लोगों में हड़कंप मच गया। 3 पीढ़ियों के लोग कहां से रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज लखनऊ में एलडीए का बुलडोजर चला। यहां 530 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अवैध कब्जे पर गर्जा बुलडोजर, 530 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त, 25 बुलडोजर का आक्रमण, 11 घंटे तक ध्वस्तीकरण। अवैध कब्जे पर बुलडोजर का ये आक्रमण लखनऊ के काकोरी और कनौजिया सिटी में हुआ, जहां 500 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को मिट्टी में मिला दिया गया। बिना नक्शा पास कराए हुए यहां पर अवैध तरीके से कॉलोनियां बनाई जा रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए एलडीए ने यहां हो रहे कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अवैध कब्जे पर एलडीए की ये बहुत बड़ी कार्रवाई इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि यहां ध्वस्तीकरण के लिए 25 जेसीबी मशीन और 2 पोकलैंड मशीन लाई गई है। करीब 11 घंटे तक ये अवैध कार्रवाई चलती रही। इधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया। दावा इस बात का किया जा रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों से कलमा पढ़वाया गया है। इसका वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इन सब के बीच शिक्षा विभाग स्कूल पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मदरसा नहीं बल्कि बाजपुर का एक प्राइवेट स्कूल है जहां बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है। एक युवती खड़ी और सारे बच्चे बैठकर इस्लामिक पद्धति से हाथ खोलकर कलमा पढ़ रहे हैं, तो वहीं एक बच्चे ने भी माना कि स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा है। समझा रहे हैं कि कोई भी आए तो सब ये कहना कि ना पढ़वाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल के खिलाफ एसडीएम को शिकायत दर्ज करवाई है। बच्चे हैं जो वहाँ अध्ययनरत हैं वो कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, और जो इस्लामिक पूजा पद्धति उसका अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का संपर्क सूत्र लेकर उनको वार्ता की। मामला संज्ञान में आते ही शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया। उनको एक नोटिस जारी कर दिया है कि ये बताएंगे वो कि किस प्रकार से परिस्थितियां आएंगी और कब से आएंगी, और तत्काल इस कार्य को बंद करने का उनको निर्देश दिया। इधर बिहार के बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दुकानदारों ने भीख मांगकर अनोखा प्रदर्शन कर दिया है। अब ये प्रदर्शन जो है वो चर्चा के साथ साथ बहस का भी एक मुद्दा बन चुका है। हाथों में कटोरा लेकर सड़क पर बैठे ये लोग भीख नहीं मांग रहे, बल्कि प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी दुकानदार बुलडोजर कार्रवाई से नाराज हैं, जिस कारण इस सड़क पर कटोरा लेकर बैठ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि यही दुकान उनकी रोजी रोटी थी। जिनकी आजीविका पर संकट आ गया है, उनके लिए रिलीफ कैंप की व्यवस्था करे, वेंडिंग जोन की व्यवस्था करे, ताकि वो फिर से व्यवस्थित ढंग से अपनी दुकान लगा सके। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ था। कार्रवाई के बाद दुकानदार भड़क उठे और विरोध का ऐसा तरीका चुन लिया जो अब हर किसी का ध्यान खींच रहा है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से बम वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया है। डोमकाल इलाके में जमीन के नीचे करीब 60 से 70 जिंदा सॉकेट बम छिपाए गए। फिलहाल पुलिस से पता लगा रही है कि इन बमों का यहाँ पर किसने छिपाया, इनका कनेक्शन आखिर किससे है। मुर्शिदाबाद में सॉकेट बमों की बरामदगी का सिलसिला एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। लगातार मिल रहे बमों से पुलिस की भी नींद उड़ाकर रख दी है। इस बार बमों को डोमकाल इलाके में एक बागीचे की जमीन के नीचे दबाया गया था, ताकि किसी की नजर इन पर ना पड़े। इन बमों को अलग अलग ड्रमों में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने जब इन ड्रमों को बाहर निकाला तो इनमें से करीब 60 से 70 सॉकेट बम निकले, जिन्हें निष्क्रिय करने के लिए फौरन बम स्क्वाड को भी जानकारी दी गई। पुलिस पता लगा रही है कि इन बमों को यहाँ किसने छिपाया था और उसका मकसद क्या था। साथ ही पुलिस सॉकेट बम की इस बरामदगी की कड़ी कुछ दिनों पहले मुर्शिदाबाद में तालाब के पास मिले सॉकेट बमों से भी जोड़कर देख रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इन 2 बम साजिश के पीछे एक ही गैंग है। और आज ऑस्ट्रेलिया से बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में यहूदियों के एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें निशाना बनाकर कैसे हमला किया गया। देखिए, मास शूटिंग में 10 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो गई, जबकि कई ऐसे लोग थे जो इसमें जख्मी हुए। इसी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और ये हमला भी पहलगाम जैसा ही दिखाई दे रहा है, जहां निर्दोष यहूदियों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमला किया और उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर पहलगाम की है, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की ये तस्वीर है, जहां यहूदियों को निशाना बनाया गया। इन दोनों तस्वीरों में हमलावर के चेहरे भले ही अलग हों, लेकिन मकसद साफ है, एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाना। दरअसल ये हमला उस वक्त हुआ जब सिडनी के बीच पर यहूदी का एक कार्यक्रम हो रहा था, जहां यहूदी समुदाय के लगभग 2000 लोग इस त्योहार का पहला दिया जलाने के लिए जमा हुए थे। इस दौरान एक कट्टरपंथी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं इस दौरान एक शख्स ने बहादुरी दिखाई और कार के पीछे छिपता हुआ वहां पहुंच गया और हमलावर से बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसी सिडनी हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जो हमलावर था वो पाकिस्तान का रहने वाला था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आरोपी अकरम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में ही अकरम ने पढ़ाई की। सिडनी में 11 लोगों की हत्या इसने की। एक आतंकी हालांकि मारा गया है, लेकिन एक बार फिर से आतंकवाद की बात हुई और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ गया है। ये हमलावर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी है। बात करते हैं उत्तराखंड के खटीमा में हुए तुषार हत्याकांड की, जिसमें पुलिस ने आरोपी हाशिम का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। अब इंतजार बाकी के 2 आरोपियों का है, जो इस वक्त भागते हुए फिर रहे हैं। बढ़ते आक्रोश के बाद न सिर्फ एनकाउंटर हुआ है, बल्कि बुलडोजर वाला एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अस्पताल में स्ट्रेचर पर हाथ जोड़ते पड़ा हुआ ये वही हाशिम है जिसने बीच सड़क तुषार शर्मा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए थे। हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और हमलावरों की दुकान में आग लगा दी। तलवार भी उनके पास में थी और फिर उसके बाद में जो तुषार है उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी हाशिम का हाफ एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद से आरोपी के घर पर ताला लगा हुआ है। पुलिस उसी हाशिम से पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अभी जो परिवार के लोग हैं वो सभी इस घर में नहीं हैं। एनकाउंटर के साथ ही प्रशासन ने घटनास्थल के पास बुलडोजर भी चलाया। दावा है कि ये शराब और अवैध कामों का अड्डा बन चुका था, जिसे बुलडोजर से साफ कर दिया गया है। देखिए, तुषार हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तो हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में पाकिस्तान कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है। तुषार के पिता का आरोप तो ये है कि हाशिम और बाकी आरोपी पाकिस्तानी सोच से प्रेरित हैं। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे।
बेसुध दिख रहा ये परिवार तुषार का है, जिसे बेरहमी से हाशिम ने बीच बाजार चाकू से गोदकर मार डाला। परिवार का आरोप है कि आरोपियों पर पहले से ही मर्डर के केस है। कमरा में जन्म दिया अपने बेटा को। मर्डर कर रखे उन्होंने, तो उनको क्यों छोड़ा गया था? आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अब मेरे बच्चे के साथ निर्दोष था। तुषार के पिता ने तो हत्या के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन की बात तक कह दी। ये पाकिस्तानी सोच वाले हैं, जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं, पाकिस्तान के टुकड़ों को पलते हैं। यहाँ पे जो छोटे एक दो मदरसे हैं। हालांकि पुलिस का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी तक हिंदू त्योहार मनाने, मेहंदी लगाने, डीजे बजाने को लेकर फतवे जारी हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में ताहिर नाम के शख्स को हिंदुओं को दावत देना महंगा पड़ गया, क्योंकि ऐसा करने पर मस्जिद में निकाह में ना जाने का फतवा जारी कर दिया गया। बरेली में ताहिर अपनी बहन के निकाह की खुशियां सबके साथ बांटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को भी दावत दी थी, लेकिन ये भाईचारा कुछ मजहबी मौलानाओं को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ये वो मस्जिद है जहां पर ऐलान हुआ था कि ताहिर की बेटी के जो शादी में जो दावत दी गई है उसमें कोई ना जाए। कारण था कि उन्होंने एक दिन पहले जो है हिंदू समुदाय के लोगों को दावत दे दी थी। फतवा जारी हुआ तो निकाह में मुस्लिम समाज के लोग नहीं आए, जिससे ताहिर के लाखों रुपए से बनवाया गया खाना बर्बाद हो गया और निकाह की खुशियां फीकी पड़ गई। मौलाना ने गलत अफवाहें फैला के लोगों को डरा के दावत खाने से रोका और व्हाट्सएप पे शेयर करा, गांव-गांव खबर पहुंचाई कि इनके खाने लग जाना। ऐसे मजहबी और नफरती मौलाना इस तरह के फतवे जारी कर समाज में जहर घोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। इधर पंजाब के लुधियाना में महिलाओं की बहादुरी ने लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बाइक सवार दो बदमाशों ने एक्टिवा पर जा रही महिलाओं को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत के आगे लुटेरे खाली हाथ भागने को मजबूर हो गए। सड़क पर सब नॉर्मल है। दो महिला एक्टिवा पर सवार होकर जा रही है, तभी पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार उनका पीछा करते हुए आते हैं। बदमाश चलती बाइक से महिला का पर्स खींचते हैं, लेकिन हाथ सिर्फ पर्स के स्ट्रैप पर आता है। तभी लुटेरे बाइक को रोकते हैं। एक बदमाश महिला को धारदार हथियार दिखाता है, लेकिन महिला डरती नहीं है, शोर मचाती है, पर्स के साथ कार के पीछे चली जाती है। मजबूर होकर लुटेरों को वहां से भागना पड़ता है। अब देखिए, ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यही कोहरा हादसों का कारण भी बन रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 4 अलग अलग जगहों से हादसों की तस्वीरें सामने आ गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिसंबर शुरू होते ही कोहरे ने परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये किलर कोहरा साबित हो रहा है। यूपी के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 254 पर 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। खड़े कंटेनर में बस घुसने से ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं 22 यात्री घायल हो गए। घना कोहरा ग्रेटर नोएडा में भी मुसीबत बना जब NH91 पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। हादसे के बाद वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया गया। कुछ ऐसा ही हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ, जब कोहरे के कारण बसें आपस में टकरा गई। कम विजिबिलिटी की वजह से हुए हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के बरेली जयपुर हाईवे पर खड़े ट्रक में एक थार जा घुसी। कोहरा ज्यादा होने के कारण हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। तो देखिए, हादसे भी हो रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, इसके साथ कोहरा और ज्यादा घना होता चला जाएगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखने से आप खुद का बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हादसे हो रहे हैं उनको टाल सकते हैं। कैसे, आइए अब आपको समझाते हैं। देखिए, कोहरे में ड्राइविंग में खास तौर पर कैसे आपको सावधानी बरतनी है ये अब आपको बताते हैं। आपको स्पीड कम रखनी है और आगे वाला जो वाहन आपके चल रहा है उससे आपको पर्याप्त दूरी बनाए रखनी है, और अगर आप ये दूरी बनाए रखेंगे तो आपको ब्रेक लगाने का समय मिल जाएगा अगर कोई ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा होती है तो। इसके अलावा जो लाइट्स है उसका सही इस्तेमाल आपको करना है, लो बीम, इसके अलावा हेडलाइट्स और जो फॉग लाइट्स है उसका बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करना है। आप बिल्कुल कोशिश ना करें कि आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, अपनी लेन में आप गाड़ी चलाते रहें, वरना आप बाकी लोगों के लिए भी मुसीबत पैदा कर देंगे। इसके अलावा लेन बदलने या फिर ओवरटेक करने से आपको बचना चाहिए, ये सबसे बड़ी सलाह हमारी आपको रहेगी। और खासतौर पर जो चौराहे हैं, जब चारों तरफ से गाड़ी आ रही है तब आपको ज्यादा सतर्क रहना है। चौराहों के आसपास आपको स्पीड कम कर देनी है और हर दिशा के ट्रैफिक पर नजर रखनी, यानी कि कहां से गाड़ी आ रही है आपको बिल्कुल ख्याल रखना है और इसी तरह आप खुद को बचा पाएंगे। इधर देखिए, दिल्ली NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही स्मॉग यहां पर आ गया है। एक बार फिर से लोगों की जो सांसों पर है ये भारी पड़ रहा है। हवा में धुआं, धूल और इसके अलावा जो गाड़ियों का प्रदूषण है वो जहरीला माहौल बन चुका है। लोग अब सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि सांस, आंख और गले की तकलीफ से भी जूझ रहे हैं और ये लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है।
जिसके तहत ट्रक, लोडर और भारी वाहनों पर रोक होगी, निर्माण कार्यों पर रोक होगी, 50% कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम रहेगा और स्कूलों में कक्षा 9 से 11 तक हाइब्रिड मोड लागू रहेगा। देखा जाए तो स्मॉग का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों पर पड़ रहा है, लेकिन अब स्वस्थ लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और लगातार खांसी जुकाम की शिकायतें आम बात हो गई है। प्रदूषण से बचने के लिए गुनगुने पानी से आंख धोएं, भाप लेना अपनी आदत बनाएं, हल्दी वाला गुनगुना दूध पिए, घर को अंदर से साफ रखें, गर्म पानी और लिक्विड ज्यादा लें, मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और घरों में एयर प्यूरिफायर रखें। स्मॉग का असर सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और जो लोग दिल्ली एनसीआर छोड़ नहीं सकते, उन्हें अब सावधानी के साथ ही जिंदगी चलानी होगी। इधर गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। अधिकारियों ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां, कच्चा माल, पैकिंग मशीन और लेबल जब्त कर लिए हैं। ये फैक्ट्री सितंबर से चल रही थी और यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में दवाइयां सप्लाई की जा रही थी। छापेमारी के समय फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। कई कर्मचारी टीम को देखते ही भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें एक शख्स दवा सप्लायर बताया जा रहा है। पुलिस को मौके पर गत्ते के डिब्बों में रखी दवाइयां मिल गई। पुलिस ने बरामद दवाइयों के सैंपल को जांच के लिए भेजा। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि फैक्ट्री में अलग अलग कंपनियों की नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। कुछ दवाइयां पूरी तरह तैयार थी, जबकि कई दवाओं के बनाने का काम चल रहा था। छापेमारी के दौरान गाजियाबाद औषधि विभाग और जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही। इस कार्रवाई से पहले गाजियाबाद पुलिस ने 3 नवंबर को 3 करोड़ रुपए का कफ सिरप जब्त किया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टाटा कंपनी के नकली नमक से लेकर चाय पत्ती तक धड़ल्ले से वहां पर बेची जा रही थी। शिकायत जब मिली तो कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर रेड कर दी। छापेमारी के दौरान 2 दुकानों से भारी मात्रा में नकली सामान को बरामद कर लिया गया। बरामद हुए नकली सामान को देखकर टाटा कंपनी के अधिकारी और पुलिस भी हैरान रह गए, क्योंकि गोरख धंधा करने वालों ने टाटा कंपनी का लोगो और पैकेजिंग की हूबहू नकल की थी। दिखने में ये नकली प्रोडक्ट एकदम असली लग रहे थे, जिसमें कस्टमर आसानी से धोखा खा सकता है। पुलिस को छापेमारी में एक दुकान से 500 से अधिक नकली टाटा कंपनी के नमक बरामद हुए, जबकि दूसरी दुकान से नकली हार्पिक, चाय और नमक के 400 पैकेज मिले। पुलिस ने सारा नकली सामान सील कर जब्त कर लिया और दोनों दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ये भी पता करे कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ के इस गोरख धंधे के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हाईवे पर डीजल टैंकर से एक ट्रक टकरा गया। हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान टैंकर डीजल निकलने लगा, जिसे लूटने के लिए होड़ मच गई। जहां कुछ लोग अपने घरों से डब्बे और कंटेनर लेकर आए और डीजल भरना शुरू किया, वहीं इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद रही, लेकिन लोगों के दिमाग में सिर्फ अधिक से अधिक डीजल अपने डिब्बे में भरने की होड़ लगी रही। इसी दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें डीजल के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। हादसे के कुछ देर तक हाईवे पर अव्यवस्था बनी रही। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया ताकि ट्रैफिक को सामान्य किया जा सके। इसी दौरान पुलिस ने डीजल वाले टैंकर और आसपास की जगहों पर केमिकल का छिड़काव किया ताकि लोगों को समस्या न हो। पूरे मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में फेरों से पहले दूल्हे ने दहेज में एक कार और 20 लाख रुपए की मांग कर ली और कहा कि जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे वो फेरे नहीं करेगा। दुल्हन के पिता ने भी लोभी दूल्हे को जबरदस्त सबक सिखाया और बारात को वापस लौटा दिया। दूल्हा घोड़ी चढ़ गया था। दुल्हन मेहंदी लगाए अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। बारात दरवाजे पर तो आई, लेकिन मंडप तक नहीं पहुंची, क्योंकि दूल्हे ने एक कार और 20 लाख रुपए की मांग कर दी। रात के 2 बज गए कि अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। जब दूल्हा आया उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। जब दूल्हा पक्ष बारात वापस लौटाने लगे तो लड़की के पिता ने पुलिस बुला ली। ले जाने लगे तो मैंने पुलिस बुला ली और पुलिस को ले गई पुलिस यहाँ पे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता और जीजा को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बंदरों ने लोगों का जीना इस वक्त मुहाल कर दिया है। खेत हो या गलियां, हर जगह बंदरों का ही आतंक है। अब इस मुसीबत से निपटने के लिए ग्रामीणों ने ऐसा तरीका अपनाया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। खेत हो या गांव, हर जगह भालू से बंदरों में खौफ है। बंदरों के आतंक ने किसानों और ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया तो गांव वालों ने देसी जुगाड़ निकाल लिया। इस अनोखे जुगाड़ से बंदर कोसों दूर भाग रही है। देखिए कैसे गांव के अंदर भालू देखते ही बंदर तो रफू चक्कर हो जा रही है। कुछ किसान भालू की ड्रेस पहनकर खेतों में घूम रही हैं। जैसे ही बंदर भालू को देखते हैं डरकर भाग जाते हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। हम जब से ये ड्रेस पहनी है बंदरों का आतंक नामो निशान के लिए मिट चुका है। हमें देख के बंदर 100 मीटर दूर भाग जाते हैं।
बिजनौर में बंदरों से बचाव का ये तरीका भले अनोखा हो, लेकिन ये दिखाता है कि जब परेशानी बढ़ती है तो समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, देसी जुगाड़ कई बार सबसे असरदार साबित होता है।